हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, दिन के 2 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन आता है जिसमें हम लोग ऑल स्टेट PCS में जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर सेशन लेकर आते हैं। तो जैसा कि पता है आपको, हर ट्यूसडे में लेता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को हमने लास्ट सेशन में थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन मैंने उस लेक्चर में करवाया था और AI के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बात करी थी। आज इसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि AI क्या है, किस तरीके से आपको बताना है एग्जाम्स में, क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। किसके बारे में? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है आज की डेट में और इस पर डेवलपमेंट फुली तरीके से चल रहा है। तो ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अगर आपको एग्जाम्स में लिखने आता है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस शोन बाय मशीन्स। जो भी इंटेलिजेंस कौन शो करे? मशीन शो करें। जो भी कोई मशीन, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इनके द्वारा अगर किसी भी तरीके से बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस शो किया जाने लगे तो उस चीज को क्या कह दिया जाता है? उसको कह दिया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसकी हमने बात भी कर ली थी कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो इंटेलिजेंस शोन बाय दी मशीन्स, मतलब कंप्यूटर के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा, ऐसे किसी भी रोबोटिक्स के द्वारा अगर वो इंटेलिजेंस शो किया जा रहा है तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो है बुद्धिमत्ता किसके द्वारा दिखाई जाए? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और इन ऐसी चीजों के द्वारा दिखाई जाए तो वो हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा इट इज द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू थिंक लॉजिकली, जिसमें कोई भी मशीन कैसे सोच पाती है? तो मनुष्य की बुद्धि के समान अगर सोचने लगे तो उसको कह दिया जाता है। ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने जॉन मैकार्थी के बारे में बताया था कि जॉन मैकार्थी को जो है सबसे पहला जो शब्द है AI, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो हम कह रहे हैं, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द किसने इस्तेमाल किया? तो वो व्यक्ति थे जॉन मैकार्थी। तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे, इसमें एक व्यक्ति और आते हैं जिनको कहा जाता है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग का ये सबसे पहले विचार था कि कैन मशीन थिंक। ये जो था, एक नोवेल लिखी थी एलन ट्यूरिंग ने, उसमें ये विचार लाया गया था क्या मशीन सोच सकती हैं? और मशीन कब सोचेंगी? जैसे कि हम जो सोचते हैं वो भी तो एक बुद्धिमत्ता है। तो ऐसे ही मशीन के द्वारा जब कुछ सोचा जाने लगे तो उसको कह दिया जाता है बुद्धिमत्ता। तो सबसे पहला जो विचार लाया गया था वो एलन ट्यूरिंग के द्वारा लाया गया था, लेकिन जो शब्द सबसे पहले यूज किया गया था 1956 में, वो किसके द्वारा किया गया था? जॉन मैकार्थी के द्वारा किया गया था। लेकिन जो है एलन ट्यूरिंग का, इसी के ऊपर एक टेस्ट भी आया था जिसको इमिटेशन टेस्ट कहा जाता है, ये इन्होंने किया था मशीन्स के लिए। तो ये जो है, इनसे जुड़ा हुआ धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और आज AI में बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं। तो फादर ऑफ AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक में आप जॉन मैकार्थी का नाम देखेंगे। इसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे हमने, बहुत सारी जगह यूज किया जा रहा है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में उस दिन बताया था, लेकिन आज हमको इसके आगे समझना है। तो इसको समझने के लिए कि कोई भी अगर मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है, AI पे काम कर रही है, तो उससे जुड़े हुए क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो है, अगर कोई मशीन AI पर बेस्ड है तो उसके अंदर कुछ चीजें होना बहुत जरूरी है। वो क्या क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आता है डीप लर्निंग। सेकंड जो है डेटा साइंस। वैसे हम डेटा साइंस को भी पहले रख सकते हैं। इसके बाद एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के बाद मशीन लर्निंग, लैंग्वेज प्रोसेसर, साइबरनेटिक्स, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। तो मतलब किसी भी मशीन के अंदर अगर आपने ये 8 चीजें मिला दी तो उससे जो एक सिस्टम बनकर आएगा उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप AI कहेंगे। तो AI को आप स्मार्ट असिस्टेंस एलेक्सा में यूज करें, सिरी की तरह यूज करें, चाहे टेस्ला की कार की तरह यूज करें, चाहे आप इसको किसी मशीन्स में यूज करें, कहीं पर भी करेंगे, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी? तो कुछ ये सारी चीजें रहेंगी। इन चीजों को सबसे पहले समझना होगा हमें कि भाई ये चीजें क्या हैं।
इसमें डेटा साइंस क्या है, इसमें डीप लर्निंग क्या है, इसमें एल्गोरिथम क्या है, इसमें मशीन लर्निंग क्या है, इसमें साइबरनेटिक्स क्या है, इसमें रोबोटिक्स क्या है, इसमें ऑटोमेशन क्या है। अगर इन चीज़ों को हमने समझ लिया तो हम इसके ऊपर आंसर राइट कर सकते हैं, मन से बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो इनको पहले हम फोकस वाइज इनको थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डेटा साइंस से। तो ये शब्द जो है डेटा साइंस का मतलब होता है कि भाई डेटा को आप क्या करें, डेटा को एक्वायर करें और उस डेटा को एक्वायर करने के बाद उसका एनालिसिस करें। मतलब किसी भी जगह से आपको कोई डाटा मिला, उस डेटा को आपने क्या किया, उसकी समीक्षा करी। जैसे कि मान लिया जाए आपका रिपोर्ट कार्ड था, तो आपका रिपोर्ट कार्ड जो बचपन में मिलता था उसमें क्या बताया जाता था कि आपने इंग्लिश में इतना स्कोर किया, हिंदी में आपके ये स्कोर हैं, सोशल साइंस में ये है, आपका साइंस में ये है, मैथमेटिक्स में ये है। तो वो आपका पूरा का पूरा एक डेटा शीट हुआ करती थी कि आप किस सब्जेक्ट में कितना परफॉर्म करते हैं, आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपका हाइजीन कैसा है, आप कैसे आते हैं स्कूल में, आपका बिहेवियर कैसा है, वो आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड हुआ करता था। तो वैसे ही जो मशीन्स क्या करती हैं, डेटा साइंस का उपयोग करती हैं। डेटा साइंस मतलब जो भी डेटाज हैं उनको पूरी तरह से पहले एक्वायर करना, ये सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है। मतलब कोई मशीन है, उस मशीन को पता है जैसे किसी कंपनी की ग्रोथ को निकालना है, तो एआई सिस्टम्स जो हैं, ऐसे बहुत सारे आजकल मोबाइल में ऐप्स आते हैं जो पूरा क्या करते हैं, आपका डेटा को एनालिसिस करते हैं। मतलब एक ऐप के बारे में अगर मैं छोटा सा डिस्कस करूं तो ऐसी कई ऐप्स आ रही हैं कि आपके मंथली जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आप कितना किस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं, कि आपने शॉपिंग पे कितना पैसा खर्च किया, आपने मूवीज देखने में कितना पैसा खर्च किया, आपने जो है खाने पीने पर कितना पैसा खर्च किया। तो वो जो है आपके पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा करेगी और आपको जो है एक पाई चार्ट, एक फ्लो चार्ट या फिर ऐसे ग्राफ्स के तौर पर आपको बता देगी। तो वो चीज़ क्या होती है, वो होता है डेटा साइंस। तो मशीन्स जो है डेटा साइंस का उपयोग करती हैं, कोई भी फील्ड का हो, वो बैंकिंग फील्ड हो सकती है, वो एजुकेशन फील्ड हो सकती है, वो एंटरटेनमेंट फील्ड हो सकती है, या वो आपकी पर्सनल चीज़ें भी हो सकती हैं कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा खर्च करते हैं। मान लिया जाए आपका खर्च जो है बहुत ज़्यादा टैक्सी पे हो रहा है, आप कैब्स बहुत ज़्यादा बुक करते हैं, तो वो आपको सजेस्ट करेगी कि यहाँ पर आपका पैसा बहुत खर्च हो रहा है, तो इसको कैसे बचाया जा सके। तो वो जो चीज़ है उसके बेसिस पर आप एनालिसिस कर लोगे। तो ये आपके लिए हो गया, लेकिन वो चीज़ क्या है, एआई बेस्ड है। करने को तो आप भी कर सकते हो, लेकिन मशीन आपकी जगह जब काम करने लगती है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक चीज क्या हो रही है, डेटा साइंस। तो होप डेटा साइंस आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि डेटा को इकट्ठा करना और उस डेटा के बेसिस पर आपको एक रिपोर्ट प्रोवाइड कर देना कि ये कंपनी ने 2010 में इतना पैसा कमाया, 2022 में इतना पैसा कमा सकती है। ये पूरा का पूरा एक डेटा का जब प्रॉपरली एनालिसिस किया जाए तो बन जाता है डेटा साइंस। इसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद होती है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या थी? डीप लर्निंग ये थी कि जब आप फर्स्ट टाइम साइकिल चलाने निकले, तो चलाने के बाद आपको 2-3 बार आप गिरे, उसके बाद धीरे धीरे आपको पता चला कि भाई जैसे ही साइकिल पे बैठा जाए तो उसको थोड़ा सा पैडल को इस तरीके से हमें मूव करना है कि हमारी साइकिल धीरे धीरे बैलेंस होने लगे। तो आप पहली बार में नहीं सीखे, आप धीरे धीरे सीखे, क्योंकि हमारे न्यूरॉन में वो चीजें आई। आप जब स्कूल जाते थे तो आपको अल्फाबेट्स भी नहीं आते थे, आज आप जो है सारे वर्ड्स को पढ़ लेते हैं, आप कोई भी वर्ड लिख लेते हैं। तो ये चीज अगर हम बात करें आज से 20 साल पहले जैसी स्थिति थी, वैसी क्या आज स्थिति है? तो नहीं है। हमने धीरे धीरे सीखा है और हमारी गलतियों से हम रोजाना कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जो बेसिकली एक हमारी क्वालिटी है जिसको कहा जाता है डीप लर्निंग। हम मान लिया जाए किसी जगह गए और उस जगह पर हम स्लिप हो गए, तो हम नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे कि इस जगह पर थोड़ा स्लिपरी सरफेस है, तो अगली बार भी हमने ऐसे ही स्टेप फॉलो किया तो हम गिर सकते हैं। तो ये चीज क्या हो गई, हमारी डीप लर्निंग हो गई। एक तो डेटा साइंस हुआ कि बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करना, और दूसरी चीज डीप लर्निंग का मतलब है कि जो भी पास्ट इवेंट्स हुए हैं, जो पहले की चीजें हुई हैं, उसको हमारे न्यूरॉन, हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, तो न्यूरॉन्स होते हैं। ये जो न्यूरॉन होते हैं, इन न्यूरॉन्स के अंदर हमारे डेटा जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। तो हम जो भी पास्ट में चीज़ें होती हैं वो हमें याद आ जाती हैं कि कुछ इस तरीके से जो है हमको लास्ट टाइम इशू आया था, तो वो चीज़ आपको कैसे पता चल जाती है, तो आपके न्यूरॉन्स में वो चीज़ सेव हो जाती है। सेम चीज़ जब मशीन करने लगे तो उसको कहा जाता है डीप लर्निंग। मान लिया जाए कि जैसे कि आपने टेस्ला की कार यूज़ करी और टेस्ला की कार ने आपको पूछा कि आपको कहाँ जाना है, आपने बोला ए पोजीशन से हमें बी पोजीशन में जाना है और इसमें जो है हमको 5 मिनट में आपको पहुँचाना है। तो वो जो है अपनी पूरी एल्गोरिथम लगाएगी और आपको ए से बी तक पहुंचाने के लिए 5 मिनट का, कि इस स्पीड से हम चलेंगे तो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। मान लिया जाए उस रास्ते पर बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो हो सकता है कि आप पहुंचे 5.5 मिनट में।
तो 5.5 मिनट में पहुंचने पर उस मशीन ने ये चीज कैरी कर ली, ये सीख लिया कि इस रास्ते पे जाने पर इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, तो यहां पर 5 मिनट में रास्ता तय नहीं हो सकता है, इसको चेंज किया जाए। तो ये चीज होती है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग का मतलब आपके पास्ट इवेंट से सीख कर नया इवेंट डेवलप करना। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी भी आप गूगल मैप पे सर्च करते हैं कि आपको यहां से किसी दूसरी प्लेस पे जाना है, तो वो आपको टाइम बताता है कि इतना आपको टाइम लगेगा। तो रोजाना अगर आप देखेंगे तो सेम टाइम नहीं होता है। वो कैसे होता है? वो आपका ट्रैफिक बेस्ड होता है कि इस समय इतना ट्रैफिक है। शाम को 5 बजे आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। शाम के 7 बजे अगर आप किसी जगह के बीच में देखेंगे, किसी भी मेट्रो सिटीज में, तो आपको वहां पे टाइम डिस्टेंस ज्यादा बताएगा। वही रात को 12 बजे देखिए तो चेंज हो जाता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें मशीन ने कैसे सीखी है, वो जो कॉन्सेप्ट है उसको कह दिया जाता है डीप लर्निंग। तो ये सारी चीजें मशीन सीखती जाती है। अब देखा जाए तो डीप लर्निंग के साथ एक और फैक्ट लगता है। डीप लर्निंग में जब आप जोड़ दें एल्गोरिथम्स को, एल्गोरिथम्स का मतलब क्या? डीप लर्निंग क्या मतलब? जो पहले की चीज से सीखना और अपने अंदर अपडेशन लाना। जैसे हम भी हैं तो हम डीप लर्निंग कर रहे हैं। हमने कोई पेपर दिया होगा, हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो गया, और क्वेश्चन गलत होने के बाद हमको याद रहा कि यार ये क्वेश्चन गलत हो गया था, वहां पर एक सिली मिस्टेक हुई थी, हम क्वेश्चन में नॉट पढ़ना भूल गए थे, या हमको वो आता हुआ था, हम ऑप्शन गलत चूज करके आ गए थे। तो ये जो चीज है कि नेक्स्ट टाइम हम वहां पर ओवर कॉन्शियस रहेंगे कि भाई ऐसी गलती ना हो जाए। तो वो क्या है? वो है आपकी डीप लर्निंग। तो डेटा साइंस सेकेंडली हो गया डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग में लग जाए एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम्स जैसे कि यूट्यूब है आपका, यूट्यूब बहुत सारी एल्गोरिथम पे काम करता है। मान लिया जाए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो के बाद आपको कुछ और भी एजुकेशनल वीडियोस सजेस्ट किए जाएं, या आप कोई मूवी देख रहे थे या कोई आप सॉन्ग सुन रहे थे, उसके बाद जो सजेस्ट करने लगे उसको एल्गोरिथम कहता है। तो YouTube आपके जो सर्च रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर एक एल्गोरिथम क्रिएट करता है कि आपको किस तरीके के पेजेस पसंद है, आपको कैसा कंटेंट कंज्यूम करना अच्छा लगता है। तो वो उस तरीके से जो है पूरा डेटा आपका लेता है, एक एल्गोरिथम क्रिएट करता है और उस तरीके से सजेशंस आपको देना स्टार्ट करता है। जैसे कि आप शॉपिंग वेबसाइट पे जाएं, वहां पर सजेशंस मिलते हैं। आप कोई दूसरी चीज देखना चालू करें तो आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वो चीज बार बार दिखने लगेगी। तो वो चीज क्या हो जाती है? वो होती है एल्गोरिथम। तो जब डीप लर्निंग में क्या मिल जाए? एल्गोरिथम मिल जाए, तो वही चीज क्या डेवलप हो जाती है? उसको कह दिया जाता है मशीन लर्निंग। मशीन्स क्या हो रही हैं? मशीन्स भी सीखती जा रही हैं। मशीन लर्निंग मतलब आपका डीप लर्निंग प्लस एल्गोरिथम। एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए, जो डेटा मिल रहा है उसको यूज करते हुए वो मशीन्स और अपने अंदर सुधार करते रहे, तो उसको कहा जाता है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या है कि जैसे कि डीप लर्निंग हो गया, मतलब हमारे न्यूरॉन्स जैसे मशीन भी सीखते जाए कि क्या पहले गलतियां हुई थी, पहले क्या रिजल्ट्स थे। जैसे कि मान लिया जाए कोई एग्जिट पोल हुआ, एग्जिट पोल में पता चलता है कि ए पार्टी बहुमत में आ रही है, ए पार्टी को बहुत सारे वोट्स मिलेंगे और इसकी सरकार बनेगी। तो वो पूरा का पूरा डेटा को मशीन ने लिया और एआई बेस्ड उन्होंने देखा कि इतने लोगों के ये इनपुट्स थे और इस हिसाब से इलेक्शंस के रिजल्ट्स ये आने चाहिए। लेकिन इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए बी पार्टी के फेवर में, तो वो मशीन देख लेगी कि भाई डेटा क्रेडिबिलिटी के मामले में जो लोग कह रहे हैं वो सही नहीं है, तो अगली बार जो है वो जो भी क्लेम कर रही है उसमें चेंजेस ला दे। तो वो है मशीन लर्निंग। मतलब समय के साथ मशीन्स भी कुछ ना कुछ चीजें सीखती जाएं, बढ़ते जाएं, तो वो बात हो जाती है क्या? उसको कहा जाता है मशीन लर्निंग। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे आप एलेक्सा यूज करते हैं या सिरी यूज करते हैं, तो एलेक्सा सिरी भी धीरे धीरे चीजों के साथ अपडेट हो रही है। अपडेट मतलब कई साल पहले अगर हम बात करें तो एलेक्सा को अगर आज से कुछ सालों पहले यूज किया जाए तो हो सकता है कि वो किसी व्यक्ति का नाम ना जानती हो, लेकिन अभी वो कोई सेलिब्रिटी बन गया हो तो उसका नाम वो पहचान जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे, जैसे कोई सॉन्ग 4 साल पहले नहीं था तो एलेक्सा को उसका नाम नहीं पता था, लेकिन आज वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। तो मान लिया जाए उस सॉन्ग को आप एलेक्सा पे सर्च करोगे तो वो मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि उस मशीन ने अपने आप को अपडेट कर लिया। जैसे वो 4 साल पहले थी वो नहीं है, अब 4 साल के बाद उसमें अपडेशंस भी आ गए हैं। धीरे धीरे जो अभी सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं उससे वो डेटा अपने अंदर इंप्रोवाइज करती जाती है और उसके बेसिस पर उसके अंदर एक लर्निंग होती है जिसको कहा जाता है मशीन लर्निंग। अब देखा जाए तो इन सारी चीज़ों को मशीन कैसे सीखती है, तो इसमें एक चीज़ और काम करती है जिसको कहा जाता है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो आप आज से 10 साल पहले गूगल यूज करते थे तो वो बेसिकली
अगर आपने उस पर वॉइस नोट भेजा है तो वो उसको रीड नहीं कर पाता था, मतलब आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो ही हो पाता था। आज आप हिंदी में भी कोई चीज बोलते हैं तो गूगल सुन लेता है, उसको ट्रांसलेट कर लेता है। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर लैंग्वेज प्रोसेसर है कि आपने हिंदी बोला, आपने मराठी बोला, आपने उर्दू बोला, कोई भी लैंग्वेज को उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके अंदर एक प्रोसेसर भी डला है, वो तो आपको किसी भी तरह की चीजों को जो है बता सकती है, उसको ट्रांसलेट कर सकती है। तो उसके अंदर लैंग्वेज प्रोसेसर होना भी जरूरी है। तो किसी मशीन में हमने क्या क्या ऐड किया, हमने उसमें डेटा साइंस लगाया, डेटा साइंस के बाद हमने डीप लर्निंग लगाई, डीप लर्निंग के साथ साथ एल्गोरिथम को ऐड किया, तो वो बन गई मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के साथ साथ हम उसमें लैंग्वेज प्रोसेसर भी रखते हैं। इसके बाद एक चीज होती है जिसको कहा जाता है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में डीप लर्निंग, एल्गोरिथम और ये जो चीज है ये एक बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट करती है। कोई भी मशीन अगर हम बात कर रहे हैं तो उस मशीन में एक बेसिक प्रोटोकॉल के तौर पर डीप लर्निंग तो है, डीप लर्निंग के साथ मशीन लर्निंग है, मतलब इसमें एल्गोरिथम भी आ गई हैं, और एल्गोरिथम के साथ साथ इसके अंदर लैंग्वेज प्रोसेसर का भी काम है। इसमें लैंग्वेज प्रोसेस भी कर रही है, कोई भी तरह की लैंग्वेज है तो वो मशीन समझ जा रही है, तो उसमें लैंग्वेज प्रोसेसर भी हो गया। साथ साथ मशीन्स के अंदर और भी कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, साइबरनेटिक्स। तो इन पर भी थोड़ा सा देखते हैं। अब साइबरनेटिक्स क्या होता है, तो साइबरनेटिक्स होता है फीडबैक। किसी भी चीज का मशीन फीडबैक ले तो उसको कह दिया जाता है साइबरनेटिक्स। मतलब मशीन अपने अंदर सुधार कैसे करेगी, तो मशीन अपने अंदर सुधार तब कर पाएगी जब वो अपने पास्ट रिजल्ट्स को देखेगी और प्रेजेंट रिजल्ट्स को देखेगी और उनमें देखेगी कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। मान लिया जाए कि आपको पहले कश्मीर से आपको दिल्ली आने में 6 घंटे लगते थे, लेकिन धीरे धीरे रोड अच्छी हो गई तो वो आपको 5.5 घंटे होने लगे। तो मशीन जो है वो बार बार अपने फीडबैक को, जैसे गूगल मैप्स अपने फीडबैक को, साइबरनेटिक्स को यूज करे और अपने पुराने डेटा को अपडेट कर दे, तो उस फीचर को कहा जाता है साइबरनेटिक्स। तो साइबरनेटिक्स में क्या होता है कि जो भी आपने इनपुट दिया है उस इनपुट के बेसिस पर वो जो है जो भी आउटपुट आया है टाइम के साथ उनके डिफरेंसेस को मेजर करने लगे। तो ये जो चीज होती है एक फीडबैक है कि अपने इनपुट पहले क्या था, आउटपुट अब क्या है, उसको वापस से बार बार अपने अंदर जो है रिजॉल्व करना, फीडबैक क्रिएट करना, इस फीचर को कहा जाता है साइबरनेटिक्स। तो आपका एआई मशीन के अंदर इस लूप का यूज किया जाता है। तो होप चीजें समझने आ रही होंगी आपको। हमने पहले डीप लर्निंग की बात करी और डीप लर्निंग में डेटा साइंस का बहुत बड़ा रोल है। तो डेटा साइंस, डीप लर्निंग, एल्गोरिथम के साथ साथ मशीन लर्निंग के साथ साथ लैंग्वेज प्रोसेसर, और लैंग्वेज प्रोसेसर के साथ हमने एक और बात कर दी साइबरनेटिक्स की। तो ये भी एक फीचर आ जाए। इसके अलावा ऑटोमेशन की मशीन जो है हमारे काम को आसान कर दे। हम जो एक मोनोटोनस काम है, किसी फैक्ट्री में कोई चीज़ की पैकिंग होती है तो उसकी जगह मशीन लगा दिया जाए, मशीन वो कंटिन्यूस करती रहेगी क्योंकि वो थकेगी नहीं, वो सेम चीज़ करती रहेगी। तो इसके अंदर हम ऑटोमेशंस को भी यूज़ करते हैं। ऑटोमेशन, और ऑटोमेशन जो है एक पार्ट है जिसमें मशीन के अंदर इंटेलिजेंस को भी देना। ऑटोमेशन मतलब वो एक ही चीज ऑटोमेटिकली करते रहे। किसी मिल्क फैक्ट्री में गए जहां पर मिल्क के पैकेट में 1/2 लीटर मिल्क आएगा तो वो कंटिन्यूसली उसको जितना काउंट है उसको जो है करेक्टली मेजर करते हुए उसको मेजर करते रहे, उस पैकेट्स को क्रिएट करते रहे, तो वो ऑटोमेशन है। और इसी में एक और चीज लग जाए रोबोटिक्स। तो इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन को आप क्या कह देंगे, उसको कह देंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस शोन बाय मशीन और इट इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल थिंग्स। तो कोई भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें डेटा साइंस भी है, उसमें डीप लर्निंग भी है, उसमें एल्गोरिथम्स भी है, उसमें मशीन लर्निंग भी है, उसमें साइबरनेटिक्स भी है, उसके अंदर ऑटोमेशन भी है, उसके अंदर रोबोटिक्स भी है। तो इन सारी चीजों को आप साथ में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में कहां फील्ड्स में यूज किया जा रहा है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स खोलिए आप। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे यहां पे मैंने अमेजन का लिया हुआ है कि आप अमेजन की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर चैट बॉट्स हैं, कई तरह के चैट बॉट्स हैं, और आपको कोई भी तरह का कोई ग्रीवियंस है, आपकी कोई शिकायत है, आपने वहां के चैट बॉक्स में लिखा तो वो आपको उस हिसाब से रिप्लाई करेगी कि आप 1 प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके का है, आपके पास्ट ऑर्डर में क्या दिक्कत आ रही है। तो इस तरह की फैसिलिटी जो है वो अमेजन प्रोवाइड कर रहा है। तो वो किस बेस पर है, वो आपका एआई बेस्ड है। अगर आप यूट्यूब पर कोई कंटेंट देखेंगे तो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते समय या आपका अपलोड करते समय एक फीचर आता है जिसको कहा जाता है कॉपीराइट्स। वो आपके पूरे फीचर्स में देखता है कि आप किसी का डेटा कॉपी तो नहीं कर रहे हैं।
तब जाकर वो जो है उसको रिलीज करता है। तो उसके अंदर भी क्या सिस्टम है, कोई व्यक्ति तो बैठकर चेक नहीं कर रहा होता है, उसमें भी लग रहा होता है आपका एआई। तो ऐसा ई कॉमर्स वेबसाइट्स में भी इसको यूज किया जाता है। पर्सनलाइज शॉपिंग के लिए एआई पावर असिस्टेंस का यूज किया जाता है कि इसमें क्या क्या आपको ऑप्शन चूज करने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेल्थ केयर में भी एआई यूज हो रहा है। जैसे रिसेंटली अभी अमेरिका का एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक व्यक्ति था जिसने स्मार्ट वॉच पहना हुआ था और उसको जो है हार्ट अटैक आया। तो हार्ट अटैक आने पर जो स्मार्ट वॉच थी उसने वो सिग्नल्स जो है वहाँ के मेडिकल डिपार्टमेंट पे पहुंचाया कि इनकी जो बेसिकली इनकी हार्ट जो कंडीशन है, इनका जो हार्ट पंपिंग है वो रेट काफ़ी हाई हो गया है, और उन्होंने बहुत अर्ली सिग्नल भेज दिया जिसके कारण उस व्यक्ति की जान बच पाई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से भी काम कर रहा है, सेंसर्स बेस्ड भी है, हेल्थ केयर बेस्ड भी है, और ये कई तरह के प्रेडिक्शन पहले से लगा रहा है कि इस व्यक्ति को आगे ये डिजीजेस हो सकती हैं। तो ये भी किस बेस पर है, एआई बेस्ड पर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में भी ये बून की तरह काम कर रहा है। अगर हम बात करें कनाडा में हाल ही में जो है देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एआई का यूज़ किया गया। एआई जो है कि इस टाइम पर कौन सी फसल बोई जानी चाहिए, कितना पानी गिरेगा, क्या टेम्परेचर रहेगा, कितनी ह्यूमिडिटी रहेगी, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा जो है ड्रोन बेस्ड जो है आपका फर्टिलाइजर्स को उसके ऊपर जो है स्प्रिंकल करना, इस तरह के फीचर्स भी एग्रीकल्चर में बाय एआई यूज किए जा रहे हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट, आप नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देखें तो आपने देखा होगा कि वहां पर आपको सजेशंस आने लगते हैं। कोई आप ई कॉमर्स वेबसाइट खोलें तो वहां पर आपको सजेशंस आने लगते हैं कि आपने पहले ये प्रोडक्ट देखा था, अब ये भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपने ये शो देखा था, आपने ये वेब सीरीज देखी थी, अब आपके इंटरेस्ट जोनर की, अगर जैसे आपको कोई कॉमेडी पसंद है, आपको थ्रिलर पसंद है, आपको लव स्टोरी पसंद है, तो वो आपको उस हिसाब से सजेशन देने लगता है कि आपने पहले ये प्रोग्राम देखा था, आपने ये प्रोग्राम इतने पे छोड़ दिया था, आपने पास्ट में ये मूवी देखी थी। तो ये भी चीज जो है वहां पर कैसे काम कर रही है, तो एआई बेस्ड ही काम कर रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप जो है देखेंगे तो ये एआई बेस्ड बहुत सारी चीजें काम करती रहती हैं। जैसे कि आपने किसी को फोन लगाया, आपके मोबाइल में अगर वो फोन नंबर आया तो हो सकता है आपने फेसबुक चलाया या इंस्टाग्राम चलाया, तो उसके बाद जो भी उससे लिंक्ड अकाउंट होगा वो आपके सजेशंस पेज में आने लगता है कि इस व्यक्ति को आप जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरह के जो फीचर्स हैं ये सोशल मीडिया में भी जो है एआई पावर्ड चैटबॉट्स हैं, और इस तरह से इमेज रिकग्नाइजेशन है, नंबर्स रिकग्नाइजेशन है, ये सारी चीजें भी सोशल मीडिया पे लग रही हैं। इसके अलावा बैंकिंग में हाल ही में फ्रॉड से बचाने के लिए एचडीएफसी ने आस्क ईवा करके ये एक चैटबॉट किया है, जो भी क्या है एआई बेस्ड है, जो आपके अकाउंट में होने वाले किसी भी तरह से ऐसे ट्रांजैक्शंस जो लगता है कि किसी तरह से अनऑथराइज्ड हैं, उनको वो आपको अपडेट कर देगा। तो ये भी एक फीचर किस पे बेस्ड है, एआई बेस्ड है। और बैंकिंग और फाइनेंस में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स बढ़ गए हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, यूपीआई पेमेंट्स बढ़ रहे हैं, तो इन केसेस की भी जो क्वांटिटी है, नीति आयोग की भी रिपोर्ट कह रही है, आरबीआई की भी रिपोर्ट कह रही है कि जो रोजाना इन चीजों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आ रही है, बहुत ज्यादा जो है आपके साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उनके पीछे यह है कि लोग जो है इन चीजों को ज्यादा यूज करने लगे तो फ्रॉड करना भी आसान है। तो इन फ्रॉड से बचाने के लिए भी एआई बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, एंटी फ्रॉडरेटरी सिस्टम के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस के लिए एआई काम कर रहा है कि कौन सा शेयर कितना जाएगा, इसका आईपीओ कितना बढ़ सकता है, ट्रेडिंग वगैरह में, प्रोसेस ऑटोमेशंस में इसको यूज किया जा रहा है। इसके अलावा ऑटोनोमस व्हीकल्स टेस्ला जो है इसमें बहुत ही आगे है अगर हम बात करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोबोटिक्स जो है ये भी एआई का ही एक पार्ट है, और इसमें अगर हम बात करें कैरिंग गुड्स इन हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, जैसे कि इस पे मैं आगे रोबोटिक्स में भी आपको बताऊंगा। जैसे रेलवेज ने कोविड के टाइम पे यूज किया कि जैसे कि नर्सेस की कमी है तो वहां पे हम रोबोट्स को यूज कर लें। इसके अलावा ऐसी कोई डेंजर प्लेस है जैसे कि दिल्ली में हाल ही में मुंडका रेलवे स्टेशन पे आग लग गई थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने उस पर एक काम किया कि जो हम कुछ इस तरह के फायर इक्विपमेंट्स को क्रिएट करें जिसमें ह्यूमंस का इंटरेक्शन कम हो, कि मतलब आग बचाने के लिए जो लोग जाते हैं वो खुद आग से झुलस जाते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसी मशीन्स, ऐसे फायर ब्रिगेड्स के इक्विपमेंट्स हो जो कि किस बेस्ड हो, वो ऑटोमेटिक बेस्ड हो, ऑटोमेशन पे बेस्ड हो, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो कि वो चीज़ों को समझ पाएं और बहुत जल्दी रिएक्ट कर पाएं। तो ये भी एक चीज़ जो
जो है वहां पर है। इसके अलावा क्लीनिंग ऑफिसेस एंड लार्ज इक्विपमेंट, जो कई तरह के हेक्टिक वर्क हैं जहां पर लोगों की जरूरत होती है, तो वैसे मोनोटोनस काम को करने के लिए रोबोटिक्स को यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एजुकेशन फील्ड्स में अब धीरे धीरे एआई बेस्ड चीजें आ रही हैं कि किसी तरह से आपने देखा होगा, कभी आपने कोई टेस्ट सीरीज लगाई होगी, तो टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स किस सब्जेक्ट में ज्यादा है, किस चीज, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, किस तरीके से चीजें हैं, तो वो भी एआई बेस्ड आपको बता देता है। धीरे धीरे अभी कई जो फीचर्स आ रहे हैं, जैसे आप लोग ये पीपीटीज देखते हैं, तो इसमें भी कई तरह की चीजें अभी आ रही हैं कि जिसमें आप जस्ट स्पीक करेंगे, आप बोलेंगे कोई भी कंटेंट को, और उस तरह की पीपीटीज जो है वो अपने फॉर्मेट में माइक्रोसॉफ्ट जो है वो क्रिएट करके बना देगा। तो ये जो है सारे फीचर्स किसके हैं? एआई के हैं। तो आप एग्जाम्स में इनको इस बेसिस पर लिख सकते हैं। इसमें करंट सिनेरियोज में इस तरीके से वर्क हो रहा है, और कुछ जो है इससे जुड़े हुए मैं आपको फैक्ट बता देता हूं कि क्या बताया जा रहा है 2025 तक क्या उम्मीद है। तो 2025 तक रेवेन्यू फ्रॉम द एआई सॉफ्टवेयर मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू $126 बिलियन। बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, तो 100 करोड़ डॉलर्स की बात कर रहे हैं हम। तो ये इतना बड़ा मार्केट है कि $126 बिलियन तक पहुंच जाएगा, ऐसा जो है अनुमान है 2025 तक। इसके अलावा अगर हम बात करें, 37% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव इंप्लीमेंटेड एआई इन सम फॉर्म। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से कॉर्पोरेट है, 37% लोगों ने इस चीज को अपना लिया है किसी ना किसी तरीके से। इन द परसेंटेज ऑफ एंटरप्राइजेस एम्प्लॉइंग एआई ग्रू 270% ऑल ओवर फॉर 4 years। मतलब पिछले 4 वर्षों में एआई का जो इस्तेमाल है वो 270% बढ़ गया है। इसके अलावा 2025 तक 95% ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन विल बी पावर्ड बाय एआई। जैसे आप किसी कस्टमर केयर पे कॉल लगाते हैं, तो कई जगहों पे आपने देखा होगा कस्टमर केयर आपकी ऐसे ही इंफॉर्मेशन जो है, वहां पे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, आपसे पूछेगा कि अगर आपको इस तरह की शिकायत है तो आप 1 दबाइए, 2 दबाइए, फिर अगर आपको कोई स्टेटमेंट चाहिए तो आप 3 दबाइए। इस तरीके से वहां पे पूरा का पूरा वर्क कौन कर रहा है? एआई कर रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि भाई 2025 तक 95% जो भी आपको सपोर्ट सिस्टम होगा वो कैसा हो जाएगा? एआई बेस्ड हो जाएगा। इसके अलावा जो ग्लोबल सॉफ्टवेयर मार्केट है उसको भी बताया जा रहा है एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप्रॉक्सीमेटली 54% ईयर ऑन ईयर एंड एक्सपेक्टेड टू रीच फोरकास्ट साइज ऑफ USD $22.6 बिलियन तक ये मार्केट पहुंच जाएगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे भी तो एआई को काफी यूज किया जा रहा है, तो ग्लोबल रीच भी इसकी काफी बढ़ रही है। और एआई सॉफ्टवेयर जो है, एआई सॉफ्टवेयर का मतलब क्या? जैसे आप यूज करते हैं जीमेल में कई ऐसे मैसेजेस आते हैं, कई ऐसे मेल आते हैं जो आपके लिए यूज नहीं है, वो उसको स्पैम में डाल देता है, तो वो एआई सॉफ्टवेयर ही हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके एक्सपेंसेस के लिए कई तरह की एप्स आती हैं जिसमें आप अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं, आप कई तरह के अपने जो शेड्यूल्स हैं उसको मैनेज कर सकते हैं, आपके टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज किस पे बेस्ड है? एआई बेस्ड है। तो एआई जो है ये काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन साथ साथ ये एक थ्रेट भी क्रिएट कर रहा है। क्या थ्रेट क्रिएट कर रहा है? अगर मशीन्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने लगेंगी तो क्या करेंगी? वो डेटा जो है, जैसे कि आपका डेटा प्रोटेक्ट करने में तो काम कर रही है, वो डेटा चुराने में भी मदद करेंगी। इसके अलावा वो ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगी। ह्यूमन क्या आगे सोच सकता है? जैसे किसी कंट्री का आपको डिफेंस सिस्टम ब्रेक करना है, तो वो डिफेंस में किस तरीके के इक्विपमेंट्स हैं, उनका क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, कितना उनके पास एरिया है, उनके पास कितना जो है रीच है, कितने एरिया पर वो जो है टारगेट कर सकते हैं, ये सारी भी चीज जो है मशीन्स जो है डेटा प्रोवाइड करने लगेगी। तो दुश्मन देशों के लिए भी ये एक तरीके से बून बनकर उठ सकता है। तो इसके जो कॉन्स हैं उसके हिसाब से कई जो प्रोज के साथ साथ इसके कॉन्स भी हैं, कई तरह के डिसएडवांटेजेस भी हैं जो अलग अलग फील्ड्स में है कि ओवर इंटेलिजेंट मशीन्स हो जाएगा तो वो ह्यूमंस को जो है कहीं ना कहीं ब्रीच करने लगेगा। जैसे मैंने बताया भी था आपको कि कैस्परोविच जो थे उनको चेस में जो है आईबीएम के कंप्यूटर ने हरा दिया था, लेकिन वो एक पर्टिकुलर फील्ड में था। तो ये जो है इसके कुछ थ्रेट्स भी हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि आपको किसी भी तरीके से कोई डाउट है तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे तो आप कांटेक्ट कर ही सकते हैं। हाल ही में हमारी एक बुक जो है इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर आई है, वो काफ़ी अच्छी बुक है जो आपको 28 से फ्लिपकार्ट और अमेजन पर भी मिल जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी की बुक है। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी की ऑलरेडी हमारी बुक लॉन्च हो चुकी है। काफ़ी जो है अच्छी बुक्स हैं ये, कि जिसमें आपको अलग अलग बुक्स को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंगल बुक से आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। होप ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके ये सेशन अच्छा लगा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।